Hello students, in the previous videos we have seen different steps of genetic engineering. हम लोग डिफरेंट स्टेप्स जो होते हैं उसके 6 स्टेप्स उनको डिटेल में देख चुके हैं। साथ ही हमने ये भी देखा कि किस तरह से कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए प्रोड्यूस होता है, जीनोमिक लाइब्रेरी प्रोड्यूस होती है। आज हम देखेंगे कि डिफरेंट टेक्निक्स क्या है इनके जो भी क्लोनिंग जीन्स हैं उनके एनालिसिस के, हम किस तरह से क्लोन्ड जीन का एनालिसिस कर सकते हैं। तो उसके लिए कुछ बेसिक टेक्निक्स होती है। जैसे हमारे पास पहली टेक्निक जो आती है दैट इज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस नाम से पता चल रहा है कि जेल है, इसके अंदर कुछ जेल लाइक चीज होगी। इलेक्ट्रोफोरेसिस का मतलब इलेक्ट्रिसिटी का यहाँ पर यूज होगा। तो ये एक एनालिटिकल मेथड है जिससे हम किसी भी डीएनए फ्रेगमेंट को आइसोलेट कर सकते हैं और उसको प्योरीफाई कर सकते हैं। आइसोलेट एंड प्योरीफाई किसको करेंगे हम? किसी भी डीएनए फ्रेगमेंट को। किसकी हेल्प से? जेल की टेक्निक से, जेल की हेल्प से। तो दिस मेथड इज एनालिटिकल मेथड विच इज यूज्ड टू आइसोलेट और प्योरीफाई द डीएनए फ्रेगमेंट्स। अब इसके अंदर क्या है कि हमें ये पता है कि जो डीएनए है हमारा वो कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज। तो हम उसको इसी चीज को बेस बनाते हुए डीएनए के डिफरेंट साइज के आधार पर हम उसको सेपरेट करते हैं। इसके लिए हमें दो तरह के जेल की जरूरत पड़ती है। पहला होता है एगेरोस जेल और दूसरा होता है पॉली एक्रिलेमाइड। दो जेल जो है वो हमारे इस प्रोसेस में यूज होते हैं। इन दिस जेल मॉलिक्यूल, तो इस मेथड में क्या होगा, जो जेल मॉलिक्यूल है उसके अंदर होल्स होते हैं, डिफरेंट होल्स होते हैं। इन होल से होकर इलेक्ट्रिसिटी के इन्फ्लुएंस से जो डीएनए मॉलिक्यूल है वो सेपरेट हो जाता है। जेल मॉलिक्यूल के जो होल्स होते हैं दे आर एक्टिंग लाइक अ मॉलिक्यूलर सीड्स, छलनी का काम करते हैं ये होल्स। तो ये हुए हमारे मॉलिक्यूलर सीड्स। और जब हम इसके अंदर करंट पास करते हैं तो डीएनए मॉलिक्यूल जो है वो नेगेटिव चार्ज होने के कारण से दे मूव्स आउट ऑफ दीज होल्स और फिर हम उन डीएनए फ्रेगमेंट को सेपरेट करके उनको स्टेन कर लेते हैं। कुछ डीएनए मॉलिक्यूल जो होते हैं यहाँ पर बहुत रैपिडली मूव करते हैं, तेजी से मूव करते हैं, और कुछ जो है वो स्लोली मूव करते हैं। इट डिपेंड्स ऑन देयर साइज, उनकी साइज के आधार पर और उनकी जो लेंथ होती है उसके आधार पर इनका ये मूवमेंट होता है। उसके बाद में हम उनको क्या करेंगे, स्टेन करके और यूवी रेज में पहले उनको स्टेन कर लिया जाता है और स्टेन करने के बाद में उनको अल्ट्रावायलेट रेज में एक्सपोज करके स्टडी किया जाता है। देन दीज फ्रेगमेंट्स आर सीन इन द फॉर्म ऑफ ब्राइट ऑरेंज कलर। हमें ये किस फॉर्म में दिखेंगे? ऑरेंज कलर के बैंड के फॉर्म में ये हमें दिखते हैं। तो इस तरह से हम उनको एनालाइज कर सकते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से। नाउ द नेक्स्ट मेथड टू स्टडी दिस इज ब्लॉटिंग टेक्निक। ब्लॉटिंग टेक्निक, ब्लॉटिंग टेक्निक जो होती है इसके अंदर हमें जो एगेरोस जेल, ये हमारी जो एगेरोस जेल थी जो हमने प्रीवियसली देखी थी, इस टेक्निक से जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स हमें मिले थे, इन डीएनए के फ्रेगमेंट का स्टेबलाइजेशन किया जाता है, इनको स्टेबल बनाया जाता है। स्टेबलाइज करने के लिए हम एक पेपर काम में लेते हैं एंड दैट इज नाइट्रोसेल्यूलोज फिल्टर। इस नाइट्रोसेल्यूलोज फिल्टर पर डीएनए के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो स्टेबलाइज हो जाते हैं। उसके बाद इनको डीएनए प्रोब की हेल्प से, जो कि हम लोग देख चुके हैं क्या होता है प्रोब,
इन डीएनए प्रोब की हेल्प से इनको स्टडी की जाती है, इनका एनालिसिस किया जाता है हाइब्रिडाइजेशन के प्रोसेस से, एंड दिस टेक्निक इज नोन एज ब्लॉटिंग टेक्निक। क्या हुआ इस पूरे प्रोसेस में, हमने जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में एगेराजोल काम में लिया था, इस एगेराजोल से मिलने वाला डीएनए जो था उसे हमने स्टेबलाइज किया बाय पासिंग इट ऑन नाइट्रोसेल्युलोज फिल्टर, एंड देन it is hybridized with the help of DNA probe. Then it is used for study purpose and analytically हम उसका examination कर लेते हैं। तो ये जो टेक्निक होती है इसे बोला जाता है blotting technique. This blotting technique was first of all studied by E.M. Southern in the year 1975. उन्होंने क्या किया था, डीएनए फ्रैगमेंट को नाइट्रोसेल्युलोज पेपर पर सबसे पहले ट्रांसफर किया था, इसलिए इस टेक्निक को उन्होंने नाम दिया सदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक। अपने खुद के नाम के आधार पर ही उन्होंने इसे क्या कहा, सदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक। देन उसके बाद क्या हुआ, 1979 में एक साइंटिस्ट थे एल्विन ने जो है डीएनए की जगह आरएनए फ्रैगमेंट्स पर सेम प्रोसेस किया। आरएनए फ्रैगमेंट्स जो थे उनका जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस किया, और यहाँ पर इन्होंने जो केमिकल कंपाउंड यूज किया था दैट वाज अमीनो बेंजिल ऑक्सीमेथिलीन पेपर। अमीनो बेंजिल ऑक्सीमेथिलीन, इस पेपर को यूज करते हुए उन्होंने आरएनए फ्रैगमेंट्स को वो हाइब्रिडाइज किया। यहाँ पर इन्होंने नाइट्रोसेल्युलोज फिल्टर को यूज नहीं किया था, तो इसलिए इस टेक्निक को नाम दिया गया नदन ब्लॉटिंग टेक्निक। इस टेक्निक को क्या नाम दिया गया था, नदन ब्लॉटिंग टेक्निक। दोनों में क्या डिफरेंस है, सदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक के अंदर डीएनए को यूज किया गया, और यहाँ पर जो नदन ब्लॉटिंग टेक्निक है उसमें आरएनए को यूज किया गया। जो सदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक थी इसके अंदर नाइट्रोसेल्युलोज फिल्टर को यूज किया गया था, whereas in नदन ब्लॉटिंग टेक्निक हमने जो कंपाउंड यूज किया था दैट वाज अमीनो बेंजिल ऑक्सीमेथिलीन पेपर। दिस टेक्निक इज यूज्ड इन द एनालिसिस ऑफ आरएनए फ्रैगमेंट। इसके बाद एक और रिसर्च हुई थी हमारी, एंड दैट वाज आल्सो डन इन 1979 बाय टाउविन, टाउविन एट एल। उन्होंने क्या किया, प्रोटीन्स को आइसोलेट किया, दे सेपरेटेड प्रोटीन्स इनटू पॉलीपेप्टाइड्स। प्रोटीन्स को किससे सेपरेट किया, पॉलीपेप्टाइड्स। तो टाउविन जो था उन्होंने दे आइसोलेटेड और सेपरेटेड प्रोटीन्स इनटू पॉलीपेप्टाइड फॉर द फर्स्ट टाइम, और यहाँ पर जो कंपाउंड यूज किया गया था दैट वाज सोडियम डोडेकिल सल्फेट। उन्होंने जो कंपाउंड यूज किया इट वाज सोडियम डोडेकिल सल्फेट, और उसके बाद उन्होंने उसको नाइट्रोसेल्युलोज पेपर पर फिल्टर किया। देन उसके बाद उन्होंने उसको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करके और एक्सरे प्लेट की हेल्प से उसको आइडेंटिफाई किया। तो ये टेक्निक जो प्रोटीन के लिए हुई थी इसे बोलते हैं वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक। इसे हम क्या कहेंगे, वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक। तो इस तरह से हमारे पास में 3 टेक्निक आती है, सदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक जिसमें हम डीएनए को आइसोलेट करते हैं, देन नदन ब्लॉटिंग टेक्निक जिसमें हम आरएनए फ्रैगमेंट्स को आइसोलेट करते हैं, एंड देन प्रोटीन्स को पॉलीपेप्टाइड्स में कन्वर्ट करने के लिए वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक। अब जेनेटिक्स में, जेनेटिकल इंजीनियरिंग में हमारे पास में एक और टेक्निक आती है दैट इज पीसीआर। पीसीआर का मतलब होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज एंजाइम की हेल्प से चेन रिएक्शन कराई जाती है। एक्चुअली जैसे क्राइम सीन पर हमें बहुत छोटा सा डीएनए मिलता है, उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको बार बार में चेन रिएक्शन से उसका एनलार्ज मॉलिक्यूल गेन करते हैं। तो टेक्निक इज नोन एज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसे हम क्या कहेंगे, बहुत कम समय में बहुत सारी कॉपीज़ को प्रोड्यूस किया जाता है
and this is done with the help of polymerase chain reaction. ये जो प्रोसेस होता है it was discovered by Mullis. मुलिस ने 1989 के अंदर ये स्ट्रॉन्ग टेक्निक डिस्कवर करी जिसमें हम डीएनए की मिलियंस ऑफ कॉपीज, कितनी मिलियंस ऑफ कॉपीज जो होती है उनको विद इन अ पार्ट ऑफ सेकेंड में गेन कर सकते हैं। और इसके लिए 3 मेन स्टेप्स किए जाते हैं जिसमें डीएनए का रेप्लिकेशन और डुप्लीकेशन होता है। और इन स्टेप्स को जब हम बार बार में रिपीट करते हैं लगभग 20 से 30 टाइम्स, तो हमारे पास मिलियंस ऑफ कॉपीज प्रोड्यूस हो जाती है। तो इस स्टेप को हम बोलते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। और इसके लिए थर्मल साइक्लर की हेल्प ली जाती है। इंस्ट्रूमेंट है थर्मल साइक्लर। तो इस थर्मल साइक्लर की हेल्प से लगभग 225 सेकेंड्स के अंदर ये एक साइकिल कंप्लीट हो जाती है और मिलियंस ऑफ कॉपीज ऑफ डीएनए प्रोड्यूस हो जाती है। ये जो पीसीआर होती है इट इज़ वेरी हेल्पफुल इन मॉलिक्यूलर मैपिंग, बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारे मैपिंग में, मॉलिक्यूल्स की मैपिंग के अंदर। देन इट इज़ यूज्ड इन जीन थेरेपी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, देन इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन मल्टीप्लिकेशन ऑफ डीएनए, जो कि मेन पर्पज होता है इसका डीएनए की बहुत सारी कॉपीज प्रोड्यूस करने के लिए। तो इट इज़ यूज्ड इन मल्टीप्लिकेशन ऑफ डीएनए। देन इट इज़ यूज्ड टू आइडेंटिफाई द क्रिमिनल्स, आइडेंटिफाई द क्रिमिनल्स। क्रिमिनल्स का जो भी सोर्स पर डीएनए का जो भी सब्सटेंस रह जाता है, जैसे सपोज हेयर में या नेल्स को या ब्लड किसी भी पार्ट में उसका डीएनए रह जाता है, तो उसको हम पीसीआर की हेल्प से लार्ज नंबर ऑफ डीएनए प्रोड्यूस करके और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की हेल्प से क्रिमिनल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इट इज़ हेल्पफुल इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल्स। तो इस तरह से ये पीसीआर की जो टेक्निक है ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। The next technique which is used in genetic engineering is DNA fingerprinting. DNA fingerprinting जो होती है, this technique was developed by Alec Jeffrey. किसने डिस्कवर करा इसे? Alec Jeffrey. This Alec Jeffrey discovered this technique because of the specific sequence of nitrogenous base which are located on the DNA. DNA जो होता है उसके ऊपर जो नाइट्रोजनस बेसेस लगे हुए रहते हैं उनका एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है। ये सीक्वेंस जो होता है ये 99.9% सभी ऑर्गेनिज्म में सिमिलर होता है, बट जो 0.1% ये डिफरेंट होता है, वही डिफरेंस जो होता है इस टेक्निक का आधार बन जाता है। उसी डिफरेंस के आधार पर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जाती है, डीएनए का प्रिंट निकाला जाता है और फिर उसको जो भी सेकंड पर्सन है, जो भी क्रिमिनल है, उसके साथ में उसको मैच किया जाता है। और इस प्रोसेस के लिए हम क्या करते हैं, डीएनए के फ्रेगमेंट्स करते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की हेल्प से, और फिर उसके बाद में उसको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद हम इसकी ब्लॉटिंग टेक्निक, जो हमने सदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक देखी है, उस सदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक की हेल्प से हम डीएनए के प्रिंट निकाल लेते हैं और उन प्रिंट्स को एक्सरे की हेल्प से स्टडी करते हैं। और ये प्रोसेस जो है ये कहलाता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे किसी भी जो भी चाइल्ड है उसके पेरेंट्स से उसका डीएनए मैच करता है, तो वहाँ पर उस केस में रिलेशनशिप के लिए, देन टू नो अबाउट द जेनेटिक डिसऑर्डर, बहुत सारे डिसऑर्डर जो कि जेनेटिक होते हैं जैसे हीमोफीलिया है, तो इस तरह के डिसऑर्डर को हम इससे पहले ही पता लगा सकते हैं। इट कैन बी हेल्पफुल इन आइडेंटिफाइंग द मर्डरर और रैपिस्ट। तो इस तरह से ये टेक्निक जो है जेनेटिक्स की, ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले हमने क्या किया, इसमें डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया। एक्सट्रैक्ट करने के बाद में हमने क्या किया, उसको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की हेल्प से कट कर दिया। कट करने के बाद में हमने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस,
हमें पता है कि ये नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रिसिटी की फील्ड में, एगेरसडोल की प्रेजेंस में हम इसको पास करवाएंगे तो साइज के बिहाफ पे वो उनके छोटे छोटे से बैंड्स हमें मिल जाते हैं। इन बैंड्स को स्टेबलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, नाइट्रोसेल्यूलोज की फिल्म पर इसको ट्रांसफ़र करेंगे। ट्रांसफ़र करने वाली जो टेक्निक है वो क्या कहलाती है, ब्लॉटिंग टेक्निक कहलाती है। फिर इसकी हेल्प से हम अल्ट्रावायलेट रेज उसके ऊपर एक्सपोज करवाएंगे और उन डीएनए को जो भी क्राइम सीन पर जो या जिस पर्सन पर ब्लेम लगा हुआ है उस पर्सन के डीएनए के साथ में इसको मैच करेंगे। सिमिलैरिटी है, इसका मतलब कि जो क्राइम हुआ है वो उसी पर्सन ने किया है। तो ये इस तरह से क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए, या कोई पेरेंट्स रिफ्यूज़ कर देते हैं बच्चे के लिए कि दिस बेबी डजंट बिलोंग टू देम, तो हम उन दोनों का डीएनए मैच करके भी हेल्प कर सकते हैं। तो इस तरह से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है ये हमारे लिए यूजफुल होती है। नाउ द नेक्स्ट टेक्निक फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग एनालिसिस इज मैपिंग, रेस्ट्रिक्शन, फ्रैगमेंट लेंथ, पॉलीमॉर्फिज्म, जिसको हम शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, RFLP। रेस्ट्रिक्शन, फ्रैगमेंट, लेंथ, पॉलीमॉर्फिज्म। इस प्रोसेस में व्हेन एनी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कट द फ्रैगमेंट्स ऑफ डीएनए इनटू डिफरेंट पार्ट। इन दिस टेक्निक फर्स्ट ऑफ ऑल द डीएनए इज आइसोलेटेड। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डीएनए को आइसोलेट करेंगे। देन एज यूजुअल जैसा कि हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं, तो जो भी हमारा रिक्वायर्ड डीएनए है उसको हमने सबसे पहले रेस्ट्रिक्टेड साइट, जैसा कि इसके नाम में आता है रेस्ट्रिक्टेड फ्रैगमेंट लेंथ, एक पर्टिकुलर साइट पर हम एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की हेल्प से उसको कट करके और उसका जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करने पर हमें क्या मिलता है, डीएनए का बेड मिलता है। फिर उसके स्टेबलाइजेशन के लिए हम उसे किस पर ट्रांसफ़र करते हैं, नाइट्रोसेल्यूलोज के पेपर पर। नाइट्रोसेल्यूलोज के पेपर पर करने के बाद हम इसको रेडियो मार्क प्रोब की हेल्प से उसके जो डिफरेंट बैंड्स हमें मिलेंगे उन बैंड्स को ऑटो रेडियोग्राफी की हेल्प से एग्जामिन करेंगे कि ये किस तरह के बैंड है। तो ये जो प्रोसेस होता है ये कहलाता है मैपिंग, रेस्ट्रिक्शन, लेंथ, पॉलीमॉर्फिज्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसकी हेल्प से हम डिफरेंट स्पीशीज़ और स्ट्रेन, जो भी किसी भी ऑर्गेनिज्म के, जैसे बैक्टीरिया के अलग अलग स्ट्रेन होते हैं या डिफरेंट स्पीशीज़ होती है, तो इनके बीच में हम रिलेशनशिप डिटरमाइन कर सकते हैं कि उनमें किस तरह का कितना चेंजेस आया है, कितनी सिमिलैरिटीज़ आई है। हम किसी भी जीन के स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वी कैन आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर एज वेल एज फंक्शन। देन इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। इसका यूज़ कहाँ पर हो रहा है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में। देन RFLP मैप ऑफ कॉर्न, राइस, वीट्स एटसेट्रा हैव आल्सो बीन प्रिपेयर्ड। तो इस तरह से ये जो टेक्नोलॉजी है जेनेटिक इंजीनियरिंग की, ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस टेक्नोलॉजी की हेल्प से हमें बहुत सारे अचीवमेंट्स मिले हैं मेडिकल साइंस में, एग्रीकल्चरल साइंस में, इंडस्ट्रियल साइंस में। जो सबसे इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट है वो है नाइट्रोजन फिक्सेशन जीन, NIFG। इसकी हेल्प से जो नाइट्रोजन की कमी रहती है प्लांट्स में, क्योंकि प्लांट्स डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को यूज़ नहीं कर सकते, दे आर डिपेंडेंट ऑन द नाइट्रोजनस बैक्टीरिया। तो यहाँ पर हमने NIF जीन को डिस्कवर करके उसमें चेंजेस करके और ये नाइट्रोजन की जो कमी है इसको पूरा कर सकते हैं। वी कैन ऑल्सो मेक द क्लोन ऑफ हीमोफीलिया जीन, जो कि जेनेटिक डिसऑर्डर है हीमोफीलिया, जो हम पहले वाले चैप्टर में देख चुके हैं हीमोफीलिया। तो उसके जीन्स को भी हमने क्लोन करके और इस डिजीज़ के लिए बहुत हद तक इसके रिमूवल के लिए, रेमेडीज़ के लिए टेक्निक को डिस्कवर कर लिया है। देन इट इज़ ऑल्सो हेल्पफुल इन द क्लोनिंग ऑफ डिजीज़ लाइक हेपेटाइटिस B वायरस, लाइक ग्रोथ हार्मोन। देन ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में भी ये जो RDA टेक्नोलॉजी है ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट हम लोग देख चुके हैं, पूरे जीनोम की स्टडी। तो इस प्रोजेक्ट में भी ये जो टेक्निक है RDA टेक्निक, इसने बहुत इम्पॉर्टेंट रोल
प्ले किया है। बहुत सारी एंटीबायोटिक्स को बनाने में भी ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो दीज आर सम ऑफ द बेसिक अचीवमेंट्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, जिसमें हमने कुछ जो मेन चीज़ें थी, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, देन आरएफएलपी, ऐसी टेक्निक्स को स्टडी करके और डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज़ को दूर करने के लिए उनकी रेमेडीज़ के बारे में हम लोग स्टडी कर सकते हैं, उनको एलिमिनेट कर सकते हैं।